वेलकम बैक टू डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन चैनल। और फिर एक बार हम एक नए वीडियो के साथ हैं और ये वीडियो है आउटसोर्सिंग ऑफ अदर सर्विसेज। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में इसके किया था, ये जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हमने कुछ एमसीक्यूज लिए और एमसीक्यूज के बेसिस पर हमने आउटसोर्सिंग ऑफ अदर सर्विसेज जो कि नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में आपको कुछ बताया। तो उस पार्ट में आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हम उसका लिंक ऊपर दे देंगे, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। अब इस पार्ट में हम नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चंस के द्वारा हम इसको देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज में दिए गए हैं ताकि आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये दिया गया है, एक डॉक्यूमेंट है जो कि वेल डिफाइंड स्कोप ऑफ वर्क को, डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज को, टाइम फ्रेम फॉर सर्विसेज को, जिन जिन सर्विसेज को अवेल किया जाता है उनके बारे में लिखा जाता है। कब? जब नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज होती हैं। ये सारे क्वेश्चन नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में, जिन्हें हम बोल सकते हैं अदर सर्विसेज। तो अदर सर्विसेज के केस में एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जो कि स्कोप को, वर्क डिस्क्रिप्शन सर्विसेज को और टाइम फ्रेम ऑफ सर्विसेज को हमेशा दिखाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसके चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको देखना कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। तो लेट्स टेक देखते हैं इसमें से आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को देखें। तो सबसे पहली बात है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं। अभी तो अवार्ड की तो बात ही नहीं है कि हमने किसी को दिया है, ये कुछ ऐसा है। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट भी नहीं होगा। तो नन ऑफ दिस, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो एक्टिविटी शेड्यूल है। तो आपको सीधा पता होना चाहिए, एक्टिविटी शेड्यूल नाम का एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जो कि स्कोप ऑफ वर्क और डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज और टाइम फ्रेम ऑफ द सर्विसेज को सब कुछ लिख दिया जाता है। तो इसे बोलते हैं एक्टिविटी शेड्यूल। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को आप करेंगे और ट्राई करने के बाद में कमेंट में लिखेंगे इसका आंसर। व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन नॉन कंसल्टेंसी और अदर सर्विसेज? अब जब भी हम नॉन कंसल्टेंसी लिखेंगे तो ये अदर सर्विसेज का एक पार्ट होता है नॉन कंसल्टेंसी। लेकिन हम ज़्यादा फेमिलियर हैं नॉन कंसल्टेंसी के बारे में, क्योंकि हमने कंसल्टेंसी के बारे में तो बहुत पढ़ा होता है। तो नॉन कंसल्टेंसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन ये अदर सर्विसेज का पार्ट है। तो यहाँ देखेंगे व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। तो एक दिया हुआ है आपके सामने लमसम कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। दूसरा दिया है टाइम बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये भी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। और तीसरा दिया है यूनिट रेट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि तीनों ही एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम आंसर लगाएंगे फोर्थ, क्योंकि इसमें दिखा है ऑल 1 2 3। तो हमारा आंसर हो गया फोर्थ। तो इस क्वेश्चन से आपने जाना कि कौन से टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज में लिए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि विच रूल ऑफ जीएफआर यूज फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज? यानी कि नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए कौन सा रूल यूज किया जाएगा? तो यहाँ पर सीधा एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, सीधा ये फैक्ट याद रखेंगे कि 206 जीएफआर 2017 का रूल यहाँ पर यूज करना है। तो बाकी जो 207 और 9 ये सारे गलत हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्रोक्योरमेंट ऑफ नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज इज डन थ्रू। जब भी प्रोक्योरमेंट करेंगे नॉन कंसल्टेंट सर्विसेज का, तो वो किस तरीके से किया जाएगा? ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रोक्योरमेंट जो है वो किस तरीके से करना होगा। तो पहले हम यहाँ देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 है अ सिंगल स्टेज रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल प्रोसेस कंटेनिंग टेक्निकल एंड फाइनेंशियल बिड्स, ये होगा। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो ये बता रहा है कि प्रोक्योरमेंट जब भी की जाएगी नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज की, तो उसमें आप क्या करेंगे, आर एफ पी यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट करेंगे। उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होगा, टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड्स को लिया जाएगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, अगर हाईली टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स सर्विसेज होगी तो उसमें क्वालिटी इंपॉर्टेंट होगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा। जैसा कि प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस हमने यूज किया जाता है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स में और प्रोक्योरमेंट ऑफ वर्क में। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर आपने इसको पूरे ढंग से पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो हम रिवर्स हैक के द्वारा इसको करेंगे। वो ये कि जब भी नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज को हम एक्वायर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम या तो, अगर सिंपल केसेस हैं तो उसमें क्या करेंगे, सिंगल स्टेज का प्रोसेस यूज करेंगे जिसमें रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का यूज करेंगे, जिसमें टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड्स होंगी। लेकिन अगर हाईली कॉम्प्लेक्स है
तो उसके अंदर क्या करेंगे, प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस का यूज करेंगे, जो कि गुड्स एंड वर्क्स के लिए यूज करते हैं। तो यानी कि आंसर हुआ हमारा थर्ड, जिसमें लिखा है बोथ 1 and 2, फोर्थ वाला गलत हो गया। तो अब आपको इस क्वेश्चन को देखकर आंसर याद रखना है और आंसर से आपको क्या करना है, इस टॉपिक को समझ लेना है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया होगा। तो यहाँ पर जो हैक्स हैं, वो हैक्स आपको ये ध्यान रखना है कि हम आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आपको देखकर उसके बेस्ड जो भी आपका टॉपिक है, उस टॉपिक को आप आसानी से याद रख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को देखें, साथ ही में इसकी जो पीडीएफ अवेलेबल होगी उसको देखें, उसके अंदर जाएं और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या बन रहा है और उसका आंसर हमें क्या देना है। ये आपको एक मेमोराइज करने के लिए भी आसान रहेगा, क्योंकि आपकी मेमोरी में जब क्वेश्चन के फॉर्म में कोई डेटा रहता है तो वो बहुत आसानी से आप उसके आंसर दे पाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट नंबर 3, 3 स्टेटमेंट दी हुई है और उनमें से पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, इन प्रोक्योरमेंट अबव ₹10 लाख इट शुड नॉर्मली बी एन एडवर्टाइज RFP। अब यहाँ पर जो ये जो पूरा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे क्वेश्चन लिया गया है, वो टॉपिक ये है कि अगर हम प्रोक्योरमेंट करते हैं और उसका एक अमाउंट दिया हुआ है, तो उन केसेस में हमें किस तरीके से नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए प्रोक्योरमेंट करते समय एडवर्टाइज करना है, या RFP यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो करना है, वो कौन सा करना है। पहला बोला कि अगर 10 लाख से ऊपर है तो एडवर्टाइजमेंट कर लेना है। अगर बिलो है, अगर बिलो वाली वैल्यू है तो हमें क्या करना होगा, सिलेक्टेड शॉर्ट लिस्टेड सर्विस प्रोवाइडर ढूंढने और उनको दे देना, RFP इशू कर देना। और क्या है, और ये बोला है कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ सर्विस प्रोवाइडर फॉर प्रोजेक्ट बिलो ₹10 लाख। अभी इसने बोला कि अगर 10 लाख से बिलो वाले हैं केसेस, तो उसमें हमें शॉर्ट लिस्ट, तो जो शॉर्ट लिस्टेड है उनको प्रोवाइड करना है, लेकिन उनको कैसे शॉर्ट लिस्ट करेंगे। उनको शॉर्टलिस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे एक पैनल ऑफ क्वालिफाइड सर्विस प्रोवाइडर्स का एक पैनल बना देंगे, जिन्होंने पहले से भी सर्विस प्रोवाइड की है। उनका इवैल्यूएशन और क्रेडेंशियल्स क्रेडेंशियल्स लेंगे और उनका इवैल्यूएशन करेंगे। यानी कि उन्होंने जो पहले सर्विसेज दी है या फिर जो उनके कुछ पॉइंट्स बनाएंगे, उन पॉइंट के बेसिस पे उनको क्या करेंगे, उनका एक पैनल क्रिएट कर देंगे और उस पैनल में से हम सेलेक्ट करेंगे अगर 10 लाख से बिलो होगा तो यानी कि 10 लाख से बिलो वाले में क्या करना होगा, सर्विस प्रोवाइडर को हम सीधा इशू करेंगे, लेकिन पहले एक पैनल बनाना होगा। ऑप्शन 1 में जो क्या है, 10 लाख से ऊपर एडवर्टीजमेंट करेंगे, 10 लाख से नीचे है तो सीधा शॉर्ट लिस्टेड को दे सकते हैं, और शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए हमें उनका एक पैनल क्रिएट करना होगा। यानी कि जो सारे ही आंसर इसमें सही हो गए, सारे स्टेटमेंट सही, यानी कि आंसर लगाएंगे ऑल ऑफ द अबव। तो ये था आपका 5th क्वेश्चन। टॉपिक को ध्यान रखें और क्वेश्चन के बेसिस पे उसको समझ लें। अब चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्शन प्रोसेस मे बी यूज्ड इन केस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब बोला कि अगर कहीं पर नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज है तो कौन सा सिलेक्शन का प्रोसेस हमें यूज करना होगा। तो इसमें एक केस दिया गया है, वो केस है नॉर्मल, अगर सिचुएशन है नॉर्मल सिस्टम में, तो लोवेस्ट प्राइस को हम बेसिस मानेंगे, जिसे L1 बोलते हैं, और उसको टेक्निकली रिस्पॉन्स ऑफर करेंगे। प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और जैसे वर्क्स का किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग इसको भी करेंगे। लेकिन अगर वेरी स्पेशल कंडीशंस हैं, जैसे कि सिंगल सोर्स सिलेक्शन का भी यूज किया जा सकता है, जो कि GFR के 204 नंबर रूल के अकॉर्डिंग किया जा सकता है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, यानी कि बोथ आर करेक्ट। और बोथ आर करेक्ट तो ऑल ऑफ द अबव भी करेक्ट, तो यानी कि आंसर क्या लगाएंगे, ऑल ऑफ द अबव लगा सकते हैं। ये आपके एग्जाम में इतना ज्यादा टफ करके नहीं पूछेगा, वो सीधा पूछेगा बोथ 1 and 2 बोल सकता है और नीचे दे सकता है नन ऑफ दीज। तो इस तरीके से आपको समझ लेना है, ये दोनों चीजें इसमें होनी चाहिए। नॉर्मल केसेस में L1 का यूज कर लेंगे, स्पेशल कंडीशन में सिंगल सोर्स सिलेक्शन का यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे। अब आगे एक टॉपिक दिया गया है, दैट इज डिमांड एग्रीगेशन। अभी डिमांड एग्रीगेशन क्या है, जो आपका प्रोक्योरमेंट ऑफ कंसल्टेंसी है, जिसके अंदर नॉन कंसल्टेंसी नाम का एक टॉपिक दिया हुआ है, उसके अंदर GEM यानी कि क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट के बारे में लिया गया है। गवर्नमेंट ई मार्केट के अंदर डिमांड एग्रीगेशन का यूज किया गया है। डिमांड एग्रीगेशन का मतलब क्या है, तो यहाँ पर वो समझना जरूरी है। होता क्या है कि जब क्या होगा कि अगर हमारे पास बहुत सारी डिमांड्स हैं, हम उन सारी डिमांड्स को एक साथ ले लें, तो दैट इज कॉल्ड डिमांड एग्रीगेशन।
तो जेम में क्या होता है कि जब आप बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अगर क्या कर रहे हैं, किसी चीज की डिमांड है उन्हें, तो अगर हम उन सबकी डिमांड को एक साथ लेके क्लब कर देते हैं, तो क्लब करने के बाद उसको अगर हम प्रेजेंट करते हैं, तो जो सप्लायर है वो उसमें क्या कर सकता है, क्योंकि ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है तो ज्यादा उसके पास अमाउंट आएगा प्रॉफिट का, तो वो अपने मार्जिन को थोड़ा सा कम करके वहां पर हमें दे सकता है। तो वहां पर हमें क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा, यूजर को डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि बिडिंग तो नहीं है, ये डिमांड जो है इट इज डिमांड एग्रीगेशन। कहाँ बेस्ट प्राइस के लिए, कहाँ बिडिंग के लिए तो यूज नहीं हो रही, रिवर्स ऑक्शन के लिए नहीं, बल्कि ये क्या है, क्लबिंग ऑफ ऑल डिमांड ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। इसका आंसर जो है वो क्या हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्लबिंग तो की जाती है डिमांड्स के लिए, लेकिन एक और चीज की जाती है, वो ऑप्शन नंबर 4 बड़ा ही अलग सा दिया हुआ है, यूनिक वे में दिया है। ये ऐसा क्यों है कि अगर हम सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 को लें, वो है रिवर्स ऑक्शन, तो रिवर्स ऑक्शन तो यहाँ पर है नहीं, डिमांड एग्रीगेशन। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 को देखेंगे तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है, बोथ 2 एंड 3 टुगेदर। ये बोला नहीं है बोथ 2 एंड 3, ये बोल रहे हैं दोनों को एक साथ होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, आंसर नंबर 4 ही हमारा करेक्ट होगा। क्यों होगा करेक्ट? देखो, डिमांड एग्रीगेशन में हमने सबको डिमांड्स को क्लब कर दिया, लेकिन इस केस में डिमांड एग्रीगेशन करने के बाद में हम हमेशा यूज करते हैं रिवर्स ऑक्शन का। तो यानी कि अगर हमारे पास ये ऑप्शन दिया है बोथ 2 एंड 3 टुगेदर, तो फिर हमें ये वाला ऑप्शन सिंगल नहीं, इसके अंदर क्लब होके जा सकता है। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो फोर्थ हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमने नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज में कुछ क्वेश्चंस देखे। ऐसे ही हम आगे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिससे कि आपको टॉपिक क्लैरिटी मिलेगी। हम चाहते हैं कि आप अपने टॉपिक्स को और करते रहें, साथ ही में आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट दे सकते हैं हमारी ऐप पर जाकर, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल मिलेगी, और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी जल्दी ही आने वाली है, जिसमें हम आपको सारे मैनुअल्स के टॉपिक्स जो होंगे वो सारे कवर करवा देंगे, जिससे कि आपको अगर लगता है कि मैनुअल्स के बेसिस पे अगर हमें ये टॉपिक चाहिए, या ये हमारा टॉपिक जो कि सिलेबस में दिया गया है, इस पे हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं, हमारे कुछ कमजोर टॉपिक हैं, तो उन पर हम आसानी से सीधा जाकर क्वेश्चंस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट दे सकते हैं। टिल देन आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें ऐसे ही अपनी सपोर्ट देते रहें। See you in the next video. Bye bye for then.